भाषा की, भूषा की, भोजन की, भेषज की, दवाओं की, ये सारी गुलामी खत्म हो और कुछ नियमों की गुलामी भी खत्म करिए, जिनमें से एक नियम अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रात के 12 बजे हर शुभ काम शुरू करने की हमने जो गलत परंपरा डाली है, ये अंग्रेजी नियम है, ये भारतीय नियम नहीं है। हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त से दिन शुरू होता है और ब्रह्म मुहूर्त में सारे नए काम करने की परंपरा होती है। सुबह या शाम गोधूली वेला होती है, जिसमें शाम हो रही है और रात आ रही है, दोनों के बीच का समय है, सबसे उत्तम समय माना जाता है। तो ऐसे समय पर अपने काम करने की परंपराएं डालिए, तो नियम भी उसमें बदलिए। अब एक छोटी सी और बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ गुलामी और किस किस की है। बहुत दिल को चोट पहुंचती है, कचोट लगती है जब ये बात मैं कहता हूं कि अंग्रेज आए थे लूट करने, मारामारी करने, बर्बादी करने, हमको पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और जिन अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा ये काम किए हैं, उन अंग्रेजों को हम कभी भूलते नहीं। मैं सबसे ताजा नाम लेके कहता हूं, एक अंग्रेज आया इस देश में, उसका नाम था माउंटबेटन। आपको मालूम है माउंटबेटन आया नहीं, उसको ब्रिटेन की संसद से बाकायदा भेजा गया। ब्रिटेन की संसद ने प्रस्ताव पारित करके माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। और प्रस्ताव पारित करते समय क्या बात लिखी गई उसमें कि भारत में सत्ता का हस्तांतरण जब होगा तो इससे ज्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, माउंटबेटन से ज्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए इसको भेजा जाए। कारण क्या है? कारण उसके बारे में ब्रिटेन की संसद में यह कहा गया, बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, ज्यादा स्पष्ट नहीं कह सकता इस बात को। कारण यह बताया गया ब्रिटेन की संसद में कि माउंटबेटन की जो पत्नी है एडविना, वो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है। इस पे हंसिए मत, ये बहुत गंभीर बात, शर्म की बात, शर्म की बात। माउंटबेटन की जो पत्नी है एडविना माउंटबेटन, वो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है। अब संभालने का अर्थ आप समझ लीजिए वो क्या क्या कर सकती है। तो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है, और जिन नेताओं को ये संभाल सकती है वो ही सबसे ज्यादा टेढ़े हैं भारत में, वो ही सबसे ज्यादा टेढ़े हैं, उन्हीं को ये संभाल सकती है। इसलिए माउंटबेटन को भारत भेजना बहुत जरूरी है। तो ऐसी तय करके माउंटबेटन को भारत भेजा गया। आते ही उस आदमी ने आग लगाई। आग पता है क्या लगाई? जिन्ना को एक तरफ खड़ा किया और जिन्ना को कहना शुरू किया, तुम पाकिस्तान की मांग करो ना, हम दिलवाएंगे ना तुमको पाकिस्तान। माउंटबेटन जिन्ना को बुलाता है और बार बार कहता है, तुम पाकिस्तान की मांग खड़ी करो ना, हम दिलवाएंगे तुम्हें पाकिस्तान। आपको मालूम है जिन्ना पाकिस्तान नहीं मांग रहा था, ना मुसलमान था, जिन्ना पाकिस्तान नहीं मांग रहा था, जिन्ना के नजदीकी मुसलमान पाकिस्तान नहीं मांग रहे थे। एक जिन्ना का सहयोगी था, एक ही सहयोगी, उसका नाम था सोहरावर्दी। उसने कभी कहा था कि हमको पाकिस्तान चाहिए। एक सहयोगी था जिन्ना का, वो कभी कभी कह देता था भूल चूक से कि हमको तो पाकिस्तान लेके रहना। जिन्ना ने पाकिस्तान नहीं मांगा, जिन्ना के नजदीकी लोगों ने पाकिस्तान नहीं मांगा। और माउंटबेटन ने आके जिन्ना को इतना इतना चढ़ाया, इतना चढ़ाया, पाकिस्तान मांगो, पाकिस्तान मांगो, घंटों घंटों जिन्ना की माउंटबेटन से मीटिंग होती है और उसमें उसको भड़काया जाता है, उसमें वो भड़कता है, उसमें जो भड़कता है उसमें। और भारत के कांग्रेस के नेताओं को जब मिलता था माउंटबेटन, तो भारत के कांग्रेसी नेताओं को ये समझाता था कि तुम इन मुसलमानों को कहां से पे ढोगे, ये तुम्हारे लिए खाट खड़ी कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारी परंपरा इनसे अलग है, इनकी परंपरा तुमसे अलग है। तो कांग्रेसी नेताओं को इस तरह से भड़काता था माउंटबेटन। भड़काने वाला गवर्नर जनरल इस देश में आया और भड़काते 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 और उसकी पत्नी का भारत के नेताओं के लिए इस्तेमाल करते करते उसने इस देश के 2 टुकड़े करा दिए। अंतिम समय तक इस देश के 2 टुकड़े होने की स्थिति नहीं थी। अंतिम समय की बात कर रहा हूं मैं, 1946 की बात कर रहा हूं। 1946 तक यहां पर सहमति बन रही थी कि नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, जिन्ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, पाकिस्तान अलग नहीं करना पड़ेगा, भारत में ही सब मिलके रहेंगे, भारत का बड़ा हिस्सा बन जाएगा, और जरूरत पड़ी तो राज्यों में अधिराज्य बनाए जाएंगे, छोटे राज्य बनाए जाएंगे, और छोटे राज्यों को संघ बना के उनके ऊपर शासन व्यवस्था में अनुकूलता लाई जाएगी। यहां तक सब तय हो गया। जब तय हो गया कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फिर भड़का दिया इसने माउंटबेटन, और उसकी पत्नी ने भड़का दिया, एडविना ने भड़का दिया। और वो भड़क इतनी दूर तक गई कि एक इतना खराब स्टेटमेंट हमारे देश के पंडित नेहरू ने कर दिया, जिसने देश के 2 टुकड़े करा दिए। स्टेटमेंट ये था कि मैं जिन्ना को मेरे मंत्रिमंडल में चपरासी भी नहीं बना सकता, उप प्रधानमंत्री बनाना तो दूर की बात है।
अब उप प्रधानमंत्री बनाना दूर की बात है, चपरासी नहीं बना सकता। तो माउंटबेटन ने जिन्ना को वो स्टेटमेंट पढ़ा के कहा, देखो नेहरू तुम्हारी इतनी इज्जत करता है, तुम्हें चपरासी नहीं बना सकता। फिर जिन्ना को एकदम तमतमाहट आ गई, गुस्सा आया और उसको लगा कि उसका अपमान हो रहा है, तो उसने कहा अब तो मैं दूसरे देश का प्रधानमंत्री बन के ही दिखाऊंगा। और उस जिद में अंग्रेजों का आग में घी डालना, भारत के नेताओं को भड़काना और फिर इस तरह का स्टेटमेंट आ जाना, उसने इस देश के 2 टुकड़े करा दिए और 2 टुकड़े होने के लिए कानून बनवा दिया। और मुझे दुख है, उस कानून का नाम रखा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कोई कानून नहीं है, एक देश के 2 टुकड़े करने वाला कानून है। पाकिस्तान अलग बनेगा, भारत अलग बनेगा, दोनों मिलकर कॉमनवेल्थ में एक मेंबर कंट्री की तरह से एंट्री करेंगे, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में। तो जिस आदमी ने ये सारा खेल कराया, माउंटबेटन ने, उस माउंटबेटन के बारे में आजादी मिलने के बाद क्या होना चाहिए था? पूरे देश के बंटवारे का जिम्मेदार एक अंग्रेज अधिकारी माउंटबेटन, उसकी धर्मपत्नी और पूरी अंग्रेज व्यवस्था, उनकी ब्रिटेन की संसद, जिसने हमारे अखंड देश को खंड खंड तोड़ा, बांट दिया, उस माउंटबेटन के पत्र, उसके फोटोग्राफ, उसकी स्मरण की हुई चीजें अगर हिंदुस्तान में सजाकर रखी जाए तो आपका खून नहीं खौलेगा? आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए? हमारे अखंड देश को बांट दिया और बांटा ही नहीं, कत्लेआम मचवा दिया इस देश में। आपको मालूम है दुनिया के किसी भी देश में 1.5 वर्षों में इतना बड़ा कत्लेआम नहीं हुआ जो भारत में हुआ। 1946 अगस्त से शुरू होकर 1947 दिसंबर तक चला। लाखों लोग कत्ल किए गए इस देश में। यहां हिंदुस्तान में कत्ल किए गए, उधर पाकिस्तान में कत्ल किए गए। और कत्लेआम मचा वो एक तरफ है लाखों लोगों का, लाखों लोग शरणार्थी हो गए जिंदगी भर के लिए। लाखों लोगों को पाकिस्तान छोड़कर भारत में आना पड़ा और भारत के बहुत सारे लोगों को छोड़कर पाकिस्तान में जाना पड़ा। आपको मालूम है वो शरणार्थी आज तक इस देश में अलग अलग शहरों में अलग अलग कॉलोनियां बसाकर रह रहे, जिनका घर हमेशा के लिए छूट गया, संपत्तियां हमेशा के लिए छूट गई, रिश्ते हमेशा के लिए बट गए, उनके परिवार हमेशा के लिए बट गए। लाखों लोगों ने कत्लेआम सहा है। मां बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हुए हैं वो पूरी दुनिया में किसी देश में उदाहरण नहीं मिलता जो उन दिनों में हुए। एक दूसरे की गर्दनें काटी हैं, एक दूसरे के सिर काटे हैं। इतनी हैवानियत भरी वो समय की तारीख है। और जिस व्यक्ति के कारण ये सारा का सारा हुआ, मुझे बहुत दुख है और अफसोस है कि वो माउंटबेटन के चित्र आज भी हिंदुस्तान में जगह जगह लगे हुए हैं। हमारे देश में इस पे ताली बजाने की बात है, उसके चित्र लगे हुए। हमारे देश में जगह जगह उसके चित्र लगे हुए। भारत देश की संवैधानिक शीर्ष संस्थाएं, उनमें माउंटबेटन के चित्र लगे हुए। हमारे देश के आर्काइव्स में माउंटबेटन के चित्र लगे हुए। हमारे देश के म्यूजियम्स में जगह जगह वो चीजें रखी हुई हैं। खून खौलाती हैं वो सब चीजें। हटा देना चाहिए था, उनको मिटा देना चाहिए था। माउंटबेटन की सारी स्मृति को दिल दिमाग से और इस देश की तारीख में से मिट जाना चाहिए था 15 अगस्त 1947 के बाद। हमने नहीं मिटाया, वो आज तक जीवित है और हमारी छाती पर मूंग दलते जैसा हमें महसूस कराती है। ये गुलामी की निशानी हमें बहुत जल्दी हटानी पड़ेगी। एडविना की बहुत सारी निशानियां दिल्ली में हैं। इन सारी निशानियों को हटा के हम बहुत विनम्रता पूर्वक अंग्रेजों को कहेंगे कि एडविना से संबंधित जो कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, माउंटबेटन से संबंधित जो कुछ पड़ा हुआ है, आप इसको या तो मंगा लीजिए, हम उनको समय दे सकते हैं, और नहीं तो जला के फेंक दीजिए। वो याद करने लायक नहीं है, वो स्मरण में रखने लायक नहीं है, वो स्मृति में दर्ज करने लायक नहीं। तो ये कहे ना कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, जिन्ना मुसलमान था ही नहीं, तो आप कहेंगे क्या था? शराब पीता था, वो मांस खाता था, मांस गाय और मांस जो है सुअर का मांस खाता था। और स्वामी जी सबसे खराब काम करता था ब्याज पर पैसे देने का, हराम माना जाता है, जो हराम है इस्लाम में। पूरा खानदान जिन्ना का ब्याज पर पैसे चलाकर अपनी जीवन चलाने वाला खानदान था। ब्याज पे पैसे चलाना, शराब पीना, मांस खाना, और वो मांस खाना जो इस्लाम में वर्जित है, वो सब। और नमाज पढ़ना नहीं कभी। हम तो मानते हैं ना पक्का नमाजी है तभी तो मुसलमान होगा। 5 वक्त की जो नमाज नहीं पढ़े वो मुसलमान कैसा? वो अपने अल्लाह को याद न करे वो मुसलमान कैसा?
और आपको एक और बात बताता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों का नेता नहीं रहा कभी भी जिन्ना। इस देश के मुसलमानों ने कभी भी अपना नेता नहीं माना जिन्ना को, पाकिस्तानियों ने भी नहीं माना। हाँ, और कभी भी पाकिस्तान जिन्होंने नहीं मांगा उनको जबरदस्ती दे दिया। ये जो सिंध का इलाका है ना, ये जो पंजाब का इलाका है, सिंध पंजाब पूरा प्रांत, और ये बलूचिस्तान पूरा, जिसको फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं, इन्होंने कभी भी सपने में भी पाकिस्तान नहीं मांगा। एक खतरनाक अंग्रेज ने जबरदस्ती उनको पाकिस्तान दे दिया। उस अंग्रेज का नाम था रेड क्लिफ, इसी का सहयोगी था माउंटबेटन का। रेड क्लिफ को भेजा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये कह के आप जाओ और आपकी मर्जी से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा खींच दो। आपकी मर्जी से, सुनिए शब्द को ध्यान से, ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव हुआ, रेड क्लिफ को कहा गया कि आप जाओ, आपकी मर्जी से भारत पाकिस्तान के बीच में लाइन खींच दो। आ गया और उसने भारत के नेताओं को 2, 4, 5 को संपर्क किया, भाई मुझे ये काम मिला है, मुझे रेखा खींचनी है, बंटवारा करना है, ये भारत की सीमा, ये पाकिस्तान की सीमा। तो लोगों ने विरोध किया कि भाई तुम ऐसे कैसे लाइन खींच सकते हो, तुम होते कौन हो ये तय करने वाले कि ये भारत की सीमा, ये पाकिस्तान की सीमा। उसने कहा मेरी अथॉरिटी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मुझे कहा है। तो भारत के लोगों ने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की हम नहीं मानते और हम तो अब आजाद हो रहे हैं, आजाद होने के बाद हम तय कर लेंगे कि कौन सा इलाका भारत का, कौन सा पाकिस्तान का, तुम जाओ, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। तो माउंटबेटन की शह पाकर, उसकी मदद लेकर रेड क्लिफ ने अपनी मर्जी से मनमाने तरीके से एक लाइन खींच दी, वही हमारे देश की सीमा रेखा हो गई। और दुर्भाग्य से उसको रेड क्लिफ लाइन ही कहते, नाम भी वही पड़ गया। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है ना, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, और दस्तावेजों में रेड क्लिफ लाइन ही दर्ज है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। वो रेड क्लिफ से हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता, उससे हमारे कोई रिश्ते नहीं बन सकते। वो तो हमारे लिए खतरनाक शैतान के जैसा आदमी था, जिसने हमारे और पाकिस्तान के बीच में मनमानी से रेखा खींच दी। उसका नाम हिंदुस्तान में जगह जगह लिखा हुआ है, स्मरण पत्रों पर, पत्र के अलावा फोटो के रूप में। बहुत सारी गैलरीज हैं इस देश में, जहां जहां मैं गया हूं, म्यूजियम की गैलरीज है, जहां रेड क्लिफ का फोटो है, माउंटबेटन का फोटो है, एडविना का फोटो है। ये सब आग लगाते हैं दिल में, क्योंकि यही हमारे देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं और यही हमारी सीमा रेखा तय। और जगह जगह ऐसी सीमा रेखा तय कर दी इस रेड क्लिफ ने कि झगड़े हमेशा होते ही रहे और झगड़े कभी खत्म ना। ऐसे ही 1-2 और बातें कहना चाहता हूं। इस गुलामी की हमारे देश में बहुत बुरी, हमारे हिंदुस्तान में 1492 में एक यूरोपियन व्यक्ति आया जिसका नाम था वास्को डिगामा, और वास्को डिगामा ने आके भरपूर लूट की है इस देश में। दस्तावेज इसके उपलब्ध हैं कि वास्को डिगामा आया, पहली बार में 14 जहाज भर के सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, पन्ने, माणिक सब भर के ले गया इस देश में। पहली बार आया, केरल में आया, कालीकट में, 20 मई 1492 को। तो वहां उतरा समुद्र तट पर, तो समुद्र तट पर उतरा और वहां से उसने लूटपाट शुरू की। वो लूटपाट बढ़ते बढ़ते 450 साल की गुलामी में बदल गई। आपको मालूम है वास्को डिगामा के पीछे पीछे बहुत सारे पुर्तगाली आए और 450 साल भारत को लूटते रहे। पूरे केरल को लूटा, पूरे गोवा को लूटा, और गोवा को 450 साल गुलाम बना के रखा पुर्तगालियों ने, ये आप सब जानते हैं। और गोवा भारत की आजादी के बाद में आजाद हुआ। भारत तो आजाद हो गया अंग्रेजों की गुलामी से 1947 में, उसके भी 10 साल बाद गोवा आजाद हुआ पुर्तगालियों की गुलामी से। अब जिस वास्को डिगामा ने इस देश की लूट की और जिसने इस देश में पुर्तगालियों का साम्राज्य बनाया और इस देश के एक इलाके को 450 साल तक गुलाम बनवाया, उसके नाम पर हमारे देश में एक पूरा शहर बसा हुआ है, उसका नाम है वास्को डिगामा। यहां कोई गोवा से आए हैं? गोवा आपको मालूम है वास्को डिगामा? आप गोवा की असेंबली में और गोवा की वास्को डिगामा की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक प्रस्ताव पारित कराइए कि इस गुलामी के नाम को हम कब तक ढोएंगे। आजादी मिले हुए इतने साल हो गए, अभी भी वास्को डिगामा के नाम पर हमारा शहर क्यों होना चाहिए? कौन सा ऐसा उसने पुण्य का काम किया या दया का या प्रेम का या करुणा का काम किया जिसके लिए हम वास्को डिगामा को याद करें? लुटेरा आदमी था, मारा पीटा है, जबरदस्ती लोगों को ईसाई बनाया है। अगर वो कहानी मैं सुनाने लगूं कि वास्को डिगामा ने कैसे ईसाई बनाया,
गोवा के लोगों के ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं, ये गोवा वाले ढूंढे अपने इतिहास में। नाखून खिंचवा लिए हैं उसने उन लोगों के जो ईसाई नहीं बने, पैर के नाखून खिंचवा लिए, हाथ के नाखून खिंचवा लिए, उंगलियों को लोहे के चिमटे में दबा दबा के निचोड़वा दिया है सारा खून, अगर कोई ईसाई नहीं बना, जिसने धर्म नहीं बदला। इतने अत्याचार किए वास्तव, सिर गर्दन से कटवा दिए जिन्होंने धर्म बदलने से मना कर दिया अपना। इतने बड़े पैमाने पर हैवानियत मचाई है वास्को डी गामा और उसके सहयोगियों ने। उसके नाम पर आज पूरा शहर बसा रहे और रोज हमें उसका नाम लेना पड़े, और दिल्ली से तो ट्रेन चलती है, उसका नाम ही वास्को डी गामा एक्सप्रेस रख दिया है। वो ट्रेन का नाम भी उस गुलामी के नाम पे चल रहा है। ऐसा ही एक अंग्रेज था हिंदुस्तान पर जिसने बहुत अत्याचार किए हैं, जिसको कभी याद करना भी, हम सपने में भी याद करना अच्छा नहीं मानेंगे। उसका नाम था डलहौजी। आपको मालूम है डलहौजी ने सबसे खराब काम इस देश में किया कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को भूमिहीन बना दिया। डलहौजी के पहले इस देश में एक भी किसान भूमिहीन नहीं था, ये अंग्रेजों के ही दस्तावेज बताते हैं। अंग्रेजों के दस्तावेज कहते हैं कि डलहौजी के आने के पहले भारत के हर किसान के पास कम से कम 10 एकड़ जमीन थी, कम से कम 10 एकड़ जमीन थी, कम से कम 10 एकड़ जमीन। इसको ध्यान से सुनिएगा, एक भी किसान भूमिहीन नहीं था। और बहुत सारे किसानों के पास 100 एकड़ थी, 500 एकड़ थी, 1000 एकड़ थी, लेकिन कम से कम 10 एकड़ तो हर किसान के पास थी। डलहौजी ने क्या किया, एक कानून लाया, उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन को छीन लेने का कानून। उस कानून को लागू कराया और उस कानून के लागू होते ही करोड़ों किसानों की जमीनें छीनकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जमीन हो गई। डलहौजी पता है क्या करता था, अदालतें लगाता था। एक शहर में चला गया या एक गांव में चला गया, गांव के नागरिकों को बुलाता था इकट्ठा और उनसे कहता था कि ये जमीन तुम्हारी है, इसको सिद्ध करो। तो लोग कहते थे कि ये हमारे पिताजी ने दी है, पिताजी के पिताजी ने दी है, पिताजी के पिताजी ने दी है। कहता था कागज दिखाओ इसका। अब हिंदुस्तान में कागज पर कोई प्रमाण नहीं लिखने की परंपरा है। हमारे यहाँ कोई भी कागज पर प्रमाण नहीं लिखा जाता, हमारे यहाँ तो वचन का महत्व ही बहुत है। तो वो कहते थे हमारे यहाँ तो परंपरा से, तो वो कहता मैं परंपरा नहीं मानता, तुम्हारी जमीन मेरी हो गई। एक एक दिन में 25-25 हजार किसानों से जमीनें छीनी। जिस डलहौजी ने करोड़ों किसानों को भूमिहीन बना दिया, उस डलहौजी के नाम पर इस देश में एक शहर बसा हुआ है। बहुत शर्म आती है, बहुत अफसोस होता है। और उस शहर में हमारे लोग मजा करने के लिए जाते हैं, हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, मौज करने के लिए जाते हैं। मालूम है डलहौजी नाम का शहर है, इसी देश का अंग है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड या हमारा जो पंजाब है उसके बॉर्डर पे, तो हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर ये डलहौजी शहर खून खौलाता है हमारा। जिस डलहौजी ने हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को भूमिहीन बनाया हो, जिसने जमीनें छीनी हो, किसानों पर अत्याचार किए हों, एक एक दिन में 25-25 हजार किसान भूमिहीन किए हों, उस आदमी के नाम पे शहर क्यों होना चाहिए इस देश में? उस शहर का नाम क्यों नहीं बदल देना चाहिए? हमारे पास कोई नामों की कमी है? याज्ञवल्क्य शहर हो सकता है, वशिष्ठ शहर हो सकता है, विश्वामित्र शहर हो सकता है, कोई नाम से शहर हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के किसी ऋषि मुनि के नाम से वो शहर बसाया जा सकता है। डलहौजी में ऐसे कौन से सद्गुण हैं जो उसके नाम पर वो शहर? इसी तरह से बहुत अफसोस है मुझे, और 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान में दिल्ली है, दिल्ली में आप वहां गए हैं इंडिया गेट दिल्ली वाले कार्यकर्ता यहां हैं, वो जानते हैं। इंडिया गेट पर आपने एक स्थान देखा है जो खाली है, प्लेटफॉर्म बना हुआ। वहां पर 1947 में तय हुआ था कि महात्मा गांधी की मूर्ति लगेगी। उसके बाद संसद में 3 बार प्रस्ताव हो गया और आजादी के 62 साल के बाद वहां गांधी जी की मूर्ति नहीं लग पाई। और पता है वहां मूर्ति पहले लगी हुई थी जॉर्ज की, अंग्रेजों के राजा की। और फिर बात हुई कि ये तो अब हमें गुलामी की निशानी के रूप में हटा ही देना पड़ेगा, तो वो हटा के गांधी जी की मूर्ति लगानी। तो गांधी जी की मूर्ति बनी हुई, रखी हुई है, उस स्थान पर लगाई नहीं जा सकी क्योंकि अंग्रेज सरकार को मंजूर नहीं है। हमारी गुलामी हट जाए, ये अभी भी अंग्रेज सरकार को मंजूर नहीं है। और भारत सरकार अंग्रेज सरकार से रिश्ते खराब नहीं कर सकती है, इसलिए महात्मा गांधी की मूर्ति नहीं लग सकती। मैं ये कहता हूं महात्मा गांधी की मत लगाओ, भगत सिंह की लगा दो, ऊधम सिंह की लगा दो, चंद्रशेखर आजाद की लगा दो। भगत सिंह की मूर्ति लगाना वहां बहुत प्रासंगिक है क्योंकि उसी के बगल में संसद है जहां भगत सिंह ने बम फेंका था। आपको मालूम है, जिसकी सजा उन्होंने खाई थी और फांसी पाई थी।
तो भगत सिंह की मूर्ति लगा दो, क्या तकलीफ है। बहुत लोग कहते हैं गांधी जी की मूर्ति पे विवाद है, भगत सिंह की मूर्ति पे विवाद क्या होगा। कोई भगत सिंह को नहीं मानता हो ऐसा कौन है इस देश में जो उनकी शहादत को सलाम नहीं करता हो। 23 साल की उम्र में जो लड़का फांसी के फंदे पे चढ़ गया, आप में से कितने लोग हैं जिनकी उम्र 23 साल से अभी ज्यादा हो गई होगी और वो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़ गया। और एक ऐसा नौजवान फांसी के फंदे पे चढ़ गया जिसकी सगाई हो नहीं, शादी हो नहीं, सगाई छोड़ी, शादी छोड़ी, और कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी तो हो गई आजादी के साथ, मेरी सगाई तो हो गई आजादी के साथ। एक ऐसा नौजवान जिसने जिंदगी में बचपन के दिन नहीं देखे कभी। आपको मालूम है बचपन में सब हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, मजा करते हैं और समय पास करते हैं। उस नौजवान ने 7-8 साल की उम्र में देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो कहानी तो आप सब जानते हैं ना, खेत में जाके काम कर रहा है तो मैं बंदूक बो रहा हूं ताकि इसमें से पेड़ उगेगा और उस पेड़ पर सैकड़ों बंदूकें निकलेंगी और उनसे अंग्रेजों को मारूंगा। तो ऐसे भगत सिंह की मूर्ति लगाने में क्या तकलीफ है। लगा देना चाहिए था इंडिया गेट पर, अब तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। उधम सिंह की मूर्ति नहीं लग सकती, भगत सिंह की नहीं लग सकती, चंद्रशेखर आजाद की नहीं, जॉर्ज पंचम की लग सकती है, अंग्रेजों की किसी अधिकारी की लग सकती है। ये गुलामी की निशानियां हमको हटानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल हमें इंडिया गेट के बारे में फैसला करना ही पड़ेगा कि इस पर तो हिंदुस्तान के सर्वोच्च स्तर के, शीर्ष स्तर के किसी शहीद की, क्रांतिकारी की ही मूर्ति लगेगी और तभी ये वास्तव में इंडिया गेट कहलाएगा। और इस इंडिया गेट का नाम भी बदलना। इंडिया तो हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम तो भारत है। परंपरा से हमारा नाम भारत है, इतिहास हमारा भारत के नाम से है, परंपराएं हमारी भारत के नाम से हैं, मान्यताएं हमारी सारी भारत के नाम से हैं और हम भारत के बारे में अपने खून में, अपनी रगों में महसूस करते हैं उसकी संवेदनशीलता को। वो इंडिया कैसे हो सकता है। संविधान में अंग्रेजों ने लिखवा दिया इंडिया दैट इज भारत, ये तो सब मूर्खता की बात है। भारत दैट इज इंडिया वो तो समझ में आता है अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उनको भारत समझ में नहीं आता। उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आती है, सिंधु घाटी सभ्यता समझ में नहीं आती। तो सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली कर दिया उन्होंने अपनी सुविधा के लिए और उस इंडस में से इंडिया बना दिया अपनी सुविधा के लिए। अब वो इंडिया को हम क्यों ढोएंगे, अपने कंधे पे रखकर उसकी अर्थी को कहां लेके जाएंगे। आजादी के 62 साल में तो हमको ये तय करना ही पड़ेगा कि भारत दैट इज भारत, भारत दैट वॉज भारत, पहले भारत था, आज भी भारत है, भविष्य में भी भारत रहेगा। ये तो गलती से थोड़े दिनों के लिए इंडिया हो गया, तो इंडिया भी हमको हटाना और हिंदुस्तान के हर कानून में से इंडिया हटाना। हमारे कानून की किताबों में जहां जहां इंडिया है हर जगह से इंडिया हटाना। आपको मालूम है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये क्या इंडियन 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 इंडिया। सारे कानून की किताबों को एक तरफ से फिर से लिखना पड़ेगा। जहां जहां इंडिया है हर जगह भारत आएगा, वरना आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वरना लाखों क्रांतिकारियों की शहादत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमें एक दो चीजें और भी करनी पड़ेंगी इस देश में, वो बहुत जरूरी है। वो ये करनी पड़ेंगी कि भारत में बहुत सारे स्थान है, आप में से महाराष्ट्र के कोई कार्यकर्ता आए हों जो मुंबई के रहने वाले हों, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मुंबई सीएसटी रेलवे स्टेशन वो था पहले अंग्रेजों के नाम पर पूरा का पूरा। अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हुआ, ये तो थोड़े दिन से हुआ और वो भी आजादी के 50 साल बाद हुआ। पहले वो विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था। अब विक्टोरिया तो अंग्रेजों की रानी है, अंग्रेजों की रानी के नाम पर उन्होंने स्टेशन बना के रख दिया और वो विक्टोरिया टर्मिनस आजादी के बाद 50 साल तक चलता रहा। बहुत शर्म और बहुत अफसोस की बात है। एक दिन झटके में आकर महाराष्ट्र विधानसभा ने तय किया कि अब ये विक्टोरिया टर्मिनस नहीं रहेगा, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो जाएगा। तो मैं उन सब नेताओं का आभारी हूं, महाराष्ट्र के उन सब नेताओं को धन्यवाद देता हूं, उन सबके साहस की मैं प्रशंसा करता हूं
जिन्होंने गुलामी के नाम को हटाया, विक्टोरिया टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बना। लेकिन उन्हीं नेताओं को एक निवेदन और करता हूं कि अभी गुलामी अधूरी है, अभी पूरी निशानियां मिटी नहीं है। आप जाइए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर, कितने अंग्रेज अधिकारियों की मूर्तियां वहां लगी हुई है, उनको भी हटाना है, वैसे ही जैसे विक्टोरिया टर्मिनस हमने हटाया है वहां से। अधूरा काम। जिन अंग्रेज अधिकारियों ने अत्याचार किए हैं मुंबई पर, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं मुंबई रेलवे स्टेशन पर। एक बहुत खतरनाक और बहुत ही तकलीफ देने वाला अंग्रेज हुआ करता था, एल्फिंस्टन। अंग्रेज गवर्नर बन गया, मुंबई में आ गया और उसने जो अत्याचार मचाया है, जैसे डलहौजी ने जमीन छीनने का काम इधर उत्तर भारत में किया, वैसे एल्फिंस्टन ने पूरे महाराष्ट्र के किसानों की जमीन छीनने का काम किया। वो एल्फिंस्टन इतना ही अत्याचारी था जितना डलहौजी था, उसमें कोई कमी नहीं थी। उस एल्फिंस्टन की मूर्तियां, उस एल्फिंस्टन के फोटो अभी भी मुंबई में जगह जगह पर हैं और उसके नाम पर एक स्टेशन भी है, एल्फिंस्टन रोड। उसके नाम पर एक कॉलेज भी है, एल्फिंस्टन कॉलेज। तो ये एल्फिंस्टन कॉलेज का नाम बदलना है, एल्फिंस्टन रोड का नाम बदलना है और कम से कम अत्याचारी अंग्रेजों की मूर्तियां तो पूरी तरह से हटा ही देनी है और उन सब स्थानों पर हमें क्रांतिवीरों की मूर्तियां लगानी है। महाराष्ट्र में क्रांतिवीरों की कोई कमी नहीं है जिनकी मूर्तियां वहां नहीं लग सकती हैं। आपको मालूम है, एक एक से क्रांतिकारी महाराष्ट्र में हुए। एक ही एक परिवार के तीनों भाई चाफेक और बंधु एक साथ हिंदुस्तान की क्रांति के लिए निकल पड़े। ऐसे ऐसे परिवार महाराष्ट्र में हुए। हिंदुस्तान में किसी से ये पूछो कि एक ही परिवार के 3 प्रधानमंत्री, फट से बता देगा। और उसी को पूछ लो कि एक ही परिवार के 3 बेटे तीनों फांसी पे चढ़ गए हो, ऐसा परिवार बता दो। गिने चुने लोगों को मालूम है चाफेकर बंधु। तो चाफेकर बंधुओं की मूर्तियां होनी चाहिए वहां पर जहां मुंबई सीएसटी पर अंग्रेज अधिकारियों की मूर्तियां लगी हुई हैं। हमारे देश में महाराष्ट्र ने क्रांतिकारियों के लिए परंपरा पैदा की है। इस देश की आजादी का इतिहास उन मराठी वीरों के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा जिन्होंने 1857 की क्रांति की सूत्रपात की इस देश में। नाना साहब पेशवा, आप जानते हैं, मूलतः मराठी थे। क्योंकि अंग्रेजों ने उनके परिवार को मार के भगा दिया था पुणे से, तो वो आके रहने लगे थे कानपुर के पास बिठूर में। वो नाना साहब पेशवा थे जिन्होंने क्रांति सूत्र इस देश में दिया, जिन्होंने संगठन खड़ा किया, जिन्होंने अंग्रेजों से आजादी छीन के लेनी है ये भारतवासियों को समझाया। और उनके दाएं बाएं तांतिया टोपे वो मराठी थे, नाना साहब पेशवा मराठी थे, चाफेकर बंधु मराठी थे। और हमारे देश में एक दो नहीं सैकड़ों नाम है। उन सब क्रांतिकारियों की मूर्तियां होनी चाहिए मुंबई सीएसटी स्टेशन पर। ये अभियान हमें चलाना है, भारत स्वाभिमान की तरफ से चलाना है और इस अभियान में सारी राजनीतिक पार्टियों को शामिल कराना। इसके साथ और एक काम करना है अपने महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को, चर्च गेट का नाम बदलना। ये चर्च गेट का नाम हमारा नहीं है, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। आजादी के 62 साल के बाद चर्च गेट का नाम हम हमारी छाती पर क्यों ढोएंगे? चर्च गेट बदलना है, वहां की मूर्तियां हटानी है। और आप मुंबई महानगर पालिका की बिल्डिंग में कभी भी जाइए तो दरवाजे पर जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो सबसे खतरनाक अंग्रेज अधिकारी की मूर्ति है जिसने सैकड़ों नहीं हजारों मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए और करवाए। उसकी मूर्ति वहां लगी हुई है और बड़े शान से वो खड़ा हुआ है वहां पर। हमें किसी दिन उसको हटा देने की बात करनी पड़ेगी, उसको समाप्त करने की बात करनी पड़ेगी। वहां मूर्ति हो सकती है तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की होनी चाहिए, वहां मूर्ति हो सकती है तो चाफेकर बंधुओं की होनी चाहिए, वहां मूर्ति हो सकती है तो सावरकर जी की होनी चाहिए। अंग्रेज अधिकारी की मूर्ति को आजादी के 62 साल में तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? तो इस तरह से हमें हमारे सारे गुलामी के निशाने हटाने। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश से कोई लोग आए हों, इलाहाबाद में एक इलाका है जो गुलामी का सबसे खतरनाक प्रतीक है, चैथम लाइन्स है। एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था चैथम, उसने वहां जाके एक अपनी कोठी बनाई थी और वहां पे कुछ सेना रखना शुरू किया था, तब से वो चैथम लाइन्स पड़ गया। आजादी के 62 साल के बाद वो चैथम लाइन्स इलाहाबाद में चल ही रहा है। और भी एक खराब जगह है इलाहाबाद में, म्योर रोड है, वो एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर है। सबसे खराब अंग्रेज अधिकारी था म्यो, जो इलाहाबाद में आया था, जिसने हिंदुस्तान में आजादी के इतिहास में कालिख पोंछी है। वो ये
कि इलाहाबाद के जो क्रांतिकारी होते थे ना, उनको नीम के पेड़ पर फांसी लटकाकर गोली मारा करता था। वो मेयो अधिकारी था। उसके नाम पर म्योर रोड है, उसके नाम पर म्योर कॉलेज है, उसके नाम पर म्योर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। बहुत शर्म आती है मुझे ये गुलामी की निशानियां। चेन्नई में चले जाओ तो रिपन बिल्डिंग है। रिपन एक खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था जिसने पूरे मद्रास की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। एक कानून बना के पूरे मद्रास की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। उस रिपन के नाम पर बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस चलता है। उससे भी ज्यादा खतरनाक एक अंग्रेज था कर्जन, जिसने बंटवारा किया था बंगाल का हिंदू और मुसलमानों के आधार पर। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल मुसलमानों का, पश्चिमी बंगाल हिंदुओं का। हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का पहला बंटवारा 1905 में हुआ था और वो नींव रखी थी कर्जन ने, जिसका फलीभूत 1947 में हुआ था और वास्तव में बंटवारा हो। जिस कर्जन ने हिंदुस्तान को सांप्रदायिक आधार पर बांटा हो, हिंदू मुसलमान के संप्रदाय के आधार पर देश के दो टुकड़े किए हों, उस कर्जन के नाम पर जगह जगह बिल्डिंगें खड़ी हैं, जगह जगह सड़क बनी हुई है। कर्जन रोड, कर्जन बिल्डिंग, कर्जन चौराहा, ये सब कर्जन के नाम पर कलकत्ता में, बंगाल में और भारत के दूसरे इलाकों में। ऐसे बहुत स्थान हैं हमारे देश में। और चलते चलते कुछ छोटी छोटी बातें। और एक बहुत खराब अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था नील, और उसका एक सहयोगी था, उसका नाम था व्हीलर। दोनों खतरनाक अंग्रेज थे। इन्होंने पता है क्या किया? हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई शुरू हुई बिठूर नाम के एक गांव से। ये कहानी आप सब जानते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आप पढ़ें तो बिठूर नाम का एक छोटा सा गांव है, कानपुर के पास है, 24-25 किलोमीटर की दूरी है। उस गांव में सबसे पहली बैठक हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि हमको आजादी हासिल करनी। अंग्रेज जाएंगे नहीं, इनको भगाना पड़ेगा। आजादी आएगी नहीं, छीन के लाना पड़ेगा। मांगने से कोई आजादी नहीं देगा, हमें छीननी पड़ेगी हमारी आजादी। ये तय हुआ। वो बैठक सबसे पहले तय हुई, जिसकी अध्यक्षता की थी नाना साहब पेशवा ने। तात्या टोपे उस बैठक में हाजिर थे और उनके कुछ सहयोगी हाजिर थे। फिर वो बैठक धीरे धीरे बढ़ती गई और एक दिन लाखों क्रांतिकारियों का संगठन बन गई और बिठूर ने हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया। बिठूर ने हिंदुस्तान को आजादी का इतिहास शुरू करवाया। बिठूर से क्रांति की शुरुआत की नींव पड़ी और पूरे देश में वो फैली। और वो फिर चिंगारी उठी तो बैरकपुर से नींव डाली गई, वो बिठूर में नींव पड़ी, चिंगारी बैरकपुर में उठी। मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी, उसका नाम था मेजर ह्यूसन। ह्यूसन को गोली क्यों मारी? जब मंगल पांडे को यह पता चला कि कारतूस का इस्तेमाल करना पड़ता है, मुंह से उसको खोलना पड़ता है, उस पे गाय की चर्बी लगाई जाती है और गाय हमारे लिए माँ जैसी है। कोई हमारी माँ की हत्या करे फिर उसकी चर्बी लगाया हुआ कारतूस मुंह से खोलना पड़े, तो ये तो शर्म से डूब मरने की बात है। इसलिए मंगल पांडे ने अपने अधिकारी को एक प्रश्न किया कि क्या कारतूसों पर गाय की चर्बी लेपन किया जाता है? वो ह्यूसन ने न हाँ कहा ना कहा, और वो डिप्लोमेटिक आदमी था। हाँ कहता तो फंसता, ना कहता तो फंसता, तो चुप रह गया। फिर पूछा मंगल पांडे ने, क्या ऐसा होता है? फिर पूछा। 3 बार में उसने जवाब नहीं दिया तो मंगल पांडे को गुस्सा आया। उनके पास उनकी सर्विस राइफल थी, गोली मार दी, ह्यूसन ढेर हो गया, उसी समय मर गया। ह्यूसन मर गया तो दूसरे अधिकारी आए मंगल पांडे को पकड़ने के लिए, तो फिर मंगल पांडे ने गोली चलाई, उसमें 3 घायल हो गए, 2 फिर मारे गए और बाद में मंगल पांडे पकड़ में आ गए। फिर उनके ऊपर झूठ मूठ का मुकदमा चला और उनको फांसी हो गई 8 अप्रैल को। तो ये चिंगारी उठी बैरकपुर से। वहां से क्रांतिकारियों ने क्या किया, जो उनके सहयोगी थे मंगल पांडे के, जो फौज में काम करते थे, ऐसे 1100 सैनिकों ने तुरंत इस्तीफा दे दिया और अंजलि में गंगा जल भर के कसम खाई उन्होंने। आप जानते हैं बिठूर के बहुत नजदीक में गंगा जी बहती है, तो सारे सैनिक छावनी छोड़कर, इस्तीफा देकर, अंग्रेजी पोशाक को जलाकर गंगा जी के किनारे पहुंचे। गंगा जी की गंगा जल हाथ में अंजलि लेके कसम खाई कि अब इस देश में हम वही करेंगे जो मंगल पांडे ने किया है और हम गांव-गांव में ये चिंगारी जलाएंगे। 5-5 के ग्रुप में फैल गए पूरे देश में।
और पूरे देश में क्रांति की मशाल उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर, शाहजहांपुर हर जगह फैल गई। 350 स्थानों पर क्रांति हुई और अंग्रेजों को 3 महीने में सफाया कर दिया इस देश के क्रांतिकारियों ने। भारत के इतिहास में ये दस्तावेजी घटना अभी दर्ज होना बाकी है, वो ये कि 1857 में जो क्रांति की शुरुआत हुई, 3 महीने के अंदर एक एक अंग्रेज मारा गया और भारत आजाद हो गया। 1 सितंबर 1857 तक पूरा भारत आजाद हो गया। 350 स्थानों पर भारत की विजय पताका फहराई गई। तो इस पूरे के पूरे क्रम में बिठूर की भूमिका बहुत महत्व की है। अब हुआ क्या, जब हमारी विजय हो गई, हम जीत गए और हमारा शासन फिर से वापस आने लगा, तो अंग्रेजों की संसद में फिर प्रस्ताव पारित हुआ, वापस भारत में जाना है और फिर से भारत पर कब्जा करना है। तो यहाँ के कुछ 20 गद्दार राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की, सेना मिली उनको, अंग्रेजों को भारत के राजाओं की पैसा मिला उनको भारत के राजाओं से, और फिर वो चढ़ बैठे। तो सबसे पहली चढ़ाई उन्होंने बिठूर पे की, वापस अंग्रेजों ने, और ये बात है नवंबर 1, 1858 के आसपास की। तो फिर चढ़ाई हुई बिठूर पर, और बिठूर को जड़मूल से खत्म कर देना है, ये अंग्रेजों ने तय किया। जिस अंग्रेज अधिकारी ने बिठूर को जड़मूल से खत्म कर देने की बात तय की, उनमें एक नील था, एक व्हीलर था और उसके कुछ सहयोगी थे। इन्होंने बिठूर पर हमला किया और ऐसा हमला किया कि 24,000 लोग बिठूर में रहते थे उस समय। बिठूर की आबादी कुल मिलाकर 24,000 थी। 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक 24,000 लोग रहते थे। अंग्रेजों ने सबको खत्म कर दिया। 3 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा, 90 साल के बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा। और ये व्हीलर और नील जैसे बहुत दुष्ट किस्म के लोग जो अंग्रेजी फौज में उस समय अधिकारी थे, इन्होंने कैसे कैसे बच्चों को मारा है। बच्चों को ऐसे उछालते थे और गोली मारते थे, इस तरीके से कत्लेआम मचा। बुजुर्गों को गर्दन में रस्सी का फंदा लटका के पेड़ पे लटका देते थे, फिर उनको गोली मारते थे। पूरे बिठूर का कत्लेआम कर दिया। एक एक घर में से सबको निकाल के मार दिया। स्त्रियों के साथ बलात्कार किए, महिलाओं के साथ बलात्कार किए। तो उसका वर्णन मिलता है दस्तावेजों में कि हमारी माताओं के, बहनों के, बेटियों के स्तन का जो अग्र भाग होता है, उसको लोहे के चिमटे से दबाते थे और तब तक दबाते थे जब तक उसमें से खून न निकल आए। इतने हैवान थे ये अंग्रेज। और उसके बाद जब वो चीखती थी, तड़पती थी, चिल्लाती थी, फिर उसके कपड़े फाड़ते थे, फिर सबके सामने बलात्कार होता था और फिर उन महिलाओं का गर्दन काटते थे। पहले गर्दन नहीं काटते थे, बलात्कार करने के बाद गर्दन काट, पूरे बिठूर को शमशान बना दिया, लाशों के ढेर से पाट दिया। जिन अंग्रेजों ने ये सब किया है, उनका नाम अभी तक हम याद रखते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है, दिल को चोट पहुंचती है जब मैं किसी रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता हूं और व्हीलर का नाम पढ़ता हूं। आपको मालूम है, रेलवे स्टेशन पर एक बुक शॉप रहते हैं, व्हीलर्स बुक शॉप। ये वही खानदान है जिन्होंने बिठूर में कत्लेआम मचाया, जिन्होंने हिंदुस्तान की मां, बहन, बेटियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। व्हीलर्स बुक शॉप नहीं देखते आप रेलवे स्टेशन पे? ये वही व्हीलर परिवार है। आजादी के 62 साल के बाद भी व्हीलर्स बुक शॉप का नाम नहीं बदल पाए हम। और माफ करना, आपको ये बताने के लिए कि इसकी रॉयल्टी हम देते रहे इंग्लैंड को, इस नाम का इस्तेमाल करने की रॉयल्टी देते रहे इंग्लैंड को। नील की जगह जगह मूर्तियां लगी हुई हैं, फोटो लगे हुए हैं, नील चौराहे बने हुए हैं, नील रोड बने हुए हैं इस देश में। व्हीलर्स की बुक शॉप पूरे देश के रेलवे स्टेशन पर है। ये गुलामी कब तक ढोएंगे हम? किसी न किसी दिन तो हमको इस गुलामी के फंदे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हमारे मन से हमें गुलामी हटानी पड़ेगी सबसे पहले, फिर हमारे तन से गुलामी हटानी पड़ेगी हमें सबसे पहले, फिर वतन से गुलामी हटानी पड़ेगी हमें सबसे पहले। ये जो गुलामी की निशानियां हैं, ये हमारे वतन पर धब्बा है, हमारे भारत के नाम पर धब्बा है, एक कालिक है हमारे देश पर। हमें कई बार ऐसा लगता है कि क्या हमारा शौर्य बिल्कुल खत्म हो गया? आजादी के बाद हम उतने शूरवीर ही नहीं रहे? जिन अंग्रेजों को हम मार के भगा सकते हैं, उन अंग्रेजों के प्रतीकों को हमने इस देश में से क्यों नहीं हटा दिया आजादी के बाद? क्या हो गया इस देश को? क्यों सो गया ये देश ऐसी शांति की नींद में? अभी ये प्रश्न हमें फिर से करने पड़ेंगे कि अंग्रेजों को अगर हम मार के भगा सकते हैं, 250 साल की गुलामी को हटा सकते हैं, तो ये अंग्रेजी प्रतीक चिन्हों को अभी तक हम क्यों ढो रहे हैं आजादी के 62 साल में? इनको तो हटा देने की ही बात है। हर जगह से हमको हमारे अंग्रेजियत को हटाना ही पड़ेगा।
अंग्रेजियत को विदा करना ही पड़ेगा। मैं बार बार ये बात कहता हूं, जैसे अंग्रेजों को हमने विदा किया है, वैसे ही अंग्रेजियत को इस देश में से हटाना और विदा करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से हमें तैयारी करनी है, फौज बनानी है, अपना संगठन खड़ा करना है, और ये संगठन बड़ा होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि आजादी के लड़ाई के आंदोलन में जितना बड़ा संगठन खड़ा था, उससे बड़ा संगठन हमें बनाना पड़ेगा। जानते हैं क्यों बनाना पड़ेगा? कि पहले तो अंग्रेज एक देश में से आए हुए लोग थे, जो विदेशी थे, जिनको हम पहचान सकते थे, जिनका रंग हमसे अलग था, जिनका चरित्र हमसे अलग था, चाल अलग थी, चेहरा अलग था। देखने से पता चलता था कि ये अंग्रेज है, ये दुश्मन है, इसको मार सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजियत का लबादा जिन्होंने ओढ़ लिया है, वो तो चाल में भी हमारे जैसे, चेहरे में भी हमारे जैसे, और रंग में भी हमारे जैसे, कदकाठी में ही हमारे जैसे, माने अपने बीच में ही दुश्मन है और अपने भाई ही दुश्मन की तरह से भूमिका में आ गए हैं। अभी की लड़ाई थोड़ी मुश्किल है। आजादी की लड़ाई थोड़ी आसान थी, क्योंकि विदेशी साफ दिखाई देता था। आजादी के बाद ये पूर्ण आजादी की लड़ाई, पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि विदेशी हमारे बीच में बैठा है, हमारे नजदीक में है। पता नहीं हमारे परिवार में हो, पता नहीं हमारे पड़ोस में हो, पता नहीं हमारे बिल्कुल साथ में ही हो। तो इसलिए लड़ाई थोड़ी मुश्किल है, संगठन भी बड़ा करना पड़ेगा। आजादी की लड़ाई में आपको मैं बताना चाहता हूं, 4 करोड़ करीब 25 लाख और 12-13 हजार लोग शामिल थे 1857 की लड़ाई से शुरू करके 1947 की लड़ाई तक। माने 4.25 करोड़ हिंदुस्तानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। और उस समय हमारी आबादी थी वो करीब 20 करोड़ की थी। इनमें से 7,32,000 लोग हमारे शहीद हो गए। अंग्रेजों के दस्तावेजों के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर हम दस्तावेजों को फिर से ढूंढेंगे और तलाशेंगे तो हो सकता है ये 7,32,000 का आंकड़ा और बड़ा हो जाए। हो सकता है 10 लाख शहीद निकले, हो सकता है 15 लाख शहीद निकले। क्योंकि बिठूर की कहानी जब से मैंने पढ़ी दस्तावेजों में, एक एक शहर में 24,000 लोगों का कत्लेआम हुआ है। तो भारत में ऐसे 350 शहरों पर चढ़ाई की थी अंग्रेजों ने, पता नहीं कितने लोग कत्लेआम हुए। रिकॉर्ड में उन्होंने उतना ही दिया है 7,32,000, हो सकता है इससे ज्यादा निकले। तो 4.25 करोड़ हिंदुस्तानियों ने लड़ाई लड़ी, 20 करोड़ की आबादी थी। इसका मतलब क्या हुआ? 25% समाज, 25% देश आजादी के लिए लड़ा। तो आज हम देखें 115 करोड़ की आबादी है, तो 115 करोड़ की आबादी का 25% निकालें तो लगभग 30 करोड़ के आसपास निकलता है। तो संगठन अपने को बड़ा करना ही पड़ेगा, और बड़ा संगठन करना पड़ेगा तो बड़ा संकल्प लेना पड़ेगा। बड़ा संकल्प लेना पड़ेगा तो बड़े सपने देखने पड़ेंगे, और हर बड़ा सपना बड़ी हकीकत बनता है अगर करने वालों का संकल्प बड़ा हो जाए। तो आज हम सपना देखेंगे, कल वो हकीकत में बदलेगा। 1850 में नाना साहब पेशवा ने सपना देखा था कि भारत आजाद होगा और हमको आजादी लानी है। 1850 में उन्होंने वो सपना देखा था, 1947 में आजादी आई। आज हमारे परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी सपना देख रहे हैं कि आजादी अधूरी है, इसको पूर्ण बनाना है। स्वतंत्रता अधूरी है, इसको पूरा बनाना है। हो सकता है ये सपना फिर साकार हो और हमारे आपके सहयोग के साथ ये सपना आगे बढ़े। तो आज हम सपना देखेंगे, कल वो हकीकत में बदलेगा। सपने को हकीकत में बदलने के लिए संकल्प की ताकत चाहिए और आदर्श हमारा स्थापित होना चाहिए समाज में। तो हम एक आदर्श के रूप में समाज के सामने आए। हमारे आदर्श क्या हो? अंग्रेजियत की कोई गुलामी की निशानी हमारे तन और वतन पे ना हो, हमारे मन पे ना हो। और अगर वो गुलामी की निशानी हमने अपने जीवन से हटाई, अपने मन से हटाई, तो दूसरों